हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एरिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस अगले पड़ाव में आज हम लोग चर्चा करेंगे जेम्स जीन्स व जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे द्वैतवादी सिद्धांत के बारे में और उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ाने के क्रम में आज आते हैं जेम्स जीन्स व जेफरिज की ज्वारीय परिकल्पना, जिसको हम लोग टाइडल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। टाइडल हाइपोथेसिस। दोस्तों, एक सवाल पूछा गया था झारखंड पीसीएस में, और झारखंड पीसीएस का सवाल यह था कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की विवेचना करें। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की विवेचना कीजिए। और ये मेंस का क्वेश्चन था, जेपीएससी मेंस का। और वो जो मेंस का क्वेश्चन था उसका आंसर किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, तो कोई भी चीज का आंसर लिखने के लिए उसके बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा ना। उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या चीज है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, उसमें क्या चीज के बारे में जेम्स जीन्स जो है वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना को पढ़ने के क्रम में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसकी भूमिका के बारे में। इसकी भूमिका के बारे में। उसके बाद आता है इसकी मान्यताएं या फिर आधार। आधार इसका देखेंगे या फिर मान्यताएं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सिद्धांत को जानेंगे। उसके बाद विवेचना। उसके बाद आलोचना। और लास्ट में क्या, तो निष्कर्ष। ये जो परिकल्पना थी ज्वारीय परिकल्पना, इसके क्या निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भूमिका, भूमिका का मतलब होता क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यह जानेंगे कि जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है वह कौन सी परिकल्पना है, कैसी परिकल्पना है। तो दोस्तों, हम लोग द्वैतवादी की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो परिकल्पना है किस प्रकार की परिकल्पना की बात हम लोग कर रहे हैं, द्वैतवादी। द्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना में क्या चीज बताया गया कि दो तारे थे और दो तारे से ही ये जो पृथ्वी का उत्पत्ति है वो संभव हो सका। तो द्वैतवादी के समर्थन में जेम्स जीन्स जो है उसकी ज्वारीय परिकल्पना। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में दो तीन चीजों को शामिल कर सकते हैं। पहला क्या, कि जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है वह कैसी परिकल्पना है, तो यह द्वैतवादी परिकल्पना है। यह द्वैतवादी परिकल्पना है। उसके बाद ये जो परिकल्पना है वह किसके द्वारा दिया गया, तो प्रतिपादक। प्रतिपादक किसके कौन है, तो जेम्स जीन्स। ये जो परिकल्पना है वह कब दिया जाता है दोस्तों, तो 1919 ईस्वी में। कब दिया जाता है? 1919 ईस्वी में जेम्स जीन्स जो है वह अपनी ज्वारीय परिकल्पना को देते हैं। लेकिन ये जो ज्वारीय परिकल्पना था उसका संशोधन किया जाता है। एक महोदय आते हैं जिसका नाम है जेफरीज। जेफरीज महोदय जो है वह क्या करते हैं, तो इस परिकल्पना में कुछ सुधार करते हैं, संशोधन करते हैं, ताकि इनकी जो परिकल्पना थी उसको और ज्यादा मजबूती मिल सके और ज्यादा बल मिल सके। ठीक ना। तो इसका संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो संशोधन जो है संशोधन कौन करते हैं, तो जेफरीज महोदय। और कब करते हैं? 1921 ईस्वी में। जेफरीज महोदय 1921 ईस्वी में ये जो इनका द्वैतवादी परिकल्पना था जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, इसमें क्या करते हैं, तो कुछ संशोधन करते हैं। और संशोधन करने के बाद
इनको सपोर्ट करते हैं और कुछ सुधार करते हैं उसमें। चलिए, तो ये था इनका इंट्रोडक्शन कि इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो जेम्स जीन्स है इसके प्रतिपादक। उसके बाद इनका संशोधन जो है किन्होंने किया, तो जेफरीज महोदय ने किया। ये थी हमारी क्या चीज, हम लोग देखे इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन था ना। इंट्रोडक्शन में क्या देखे हम लोग कि यह द्वैतवादी परिकल्पना है, मतलब पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कितने तारों से मिलकर हुआ है, 2 तारों से मानते हैं। उसके बाद इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो जेम्स जीन्स है। कब किए, 1919 ईस्वी में। और संशोधन कब हुआ, तो जेफरीज महोदय के द्वारा 1921 ईस्वी में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, भूमिका। मैं मानता हूं कि भूमिका में इतनी ही चीजें ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसके आधार या फिर मान्यताएं। ये जो था पूरा पूरा दोस्तों आधुनिक परिकल्पना था। ये जो परिकल्पना थी वह आधुनिक परिकल्पना थी। इसमें ये जो पॉइंट है उसको भी लिख सकते हैं कि यह आधुनिक परिकल्पना पर आधारित थी। इसका जो परिकल्पना था वह आधुनिक ही था ना। चलिए, आधुनिक माना गया इनकी परिकल्पनाओं को। अब हम लोग देखते हैं कि आधार या फिर मान्यताएं क्या थी। ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है उसका आधार क्या है और इसकी मान्यताएं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आधार की। इसका बेस जो है वो क्या है, आधार हम लोग किसको कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो आधार है, ये ज्वारीय परिकल्पना, उसमें आधार किसको मानते हैं, तो ज्वारीय बल को। यह बताते हैं कि पृथ्वी को की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति वह 2 तारों से हुई, स्टार 1 और स्टार 2। 2 तारों से हुई, स्टार 1 और स्टार 2। अब देखिए 2 तारे थे, तो फर्स्ट में क्या चीज माना गया, सन माना गया फर्स्ट तारा को, और दूसरा को क्या माना गया, तो साथी या फिर अन्य तारा माना गया, साथी तारा। अब ये बताते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह कौन से, तो ये दोनों जो स्टार थे, सन और साथी तारा, ये दोनों के बीच एक बल लग रहा था। और वह बल कौन सा था, तो टाइडल फोर्स था, जिसको हम लोग ज्वारीय बल के नाम से जानते हैं। तो ज्वारीय बल था जिसके कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों के बीच जो बल काम कर रहा था, ये दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा था, फोर्स, वह कौन सा था, तो ज्वारीय बल था। तो ज्वारीय बल के आधार पर इसकी उत्पत्ति मानते हैं। कौन सा बल, ज्वारीय बल। देखिए, अब ज्वारीय बल का मतलब क्या होता है कि 2 पिंड के पास एक बल पाया जाता है। अब उस बल के कारण आकर्षण शक्ति होती है, तो आकर्षण के कारण एक जो दूसरा पिंड होता है उसको क्या किया जाता है, अपनी ओर खींचा जाता है। तो उसी खींचने का प्रयास किया जाता है, तो उसी के ऊपर जो लगने वाला बल है उसको हम लोग ज्वारीय बल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज में ज्वारीय बल जब उत्पन्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण ना, आकर्षण बल के कारण। आकर्षण बल क्या कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है, एक दूसरे को खींचने का काम कर रहा है। और जहां पे खींचने का काम होगा वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो ज्वारीय बल भी साथ साथ लगेगी। तो इसी से मानते हैं, इसी को आधार मानकर ये जो जेम्स जीन्स है उन्होंने अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया कि ये जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो फर्स्ट में एक तारा था सन, और उससे भी बड़ा तारा था जिसका नाम क्या था, साथी तारा या फिर अन्य तारा। और यहीं से क्या होता है, तो दूसरा तारा जो है, दोनों के बीच में एक बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। और आकर्षण बल लगता है तो उसमें स्टार 2 जो है, साथी तारा, वह सूर्य को क्या करता है, सूर्य के समीप से जब गुजरता है और गुजरता है तो यहाँ से कुछ पदार्थों को उठा ले जाता है, और वही जो पदार्थ है वह ग्रह बन जाते हैं। तो दोनों के बीच जो बल लग रहा है वह कौन सा बल है, ज्वारीय बल है ना। ज्वारीय बल किसके कारण लग रहा है, तो आकर्षण के कारण लग रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये था आधार।
अब आधार में हम लोग ज्वारीय बल को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ज्वारीय बल जो है कैसे काम करता है। तो ये है हमारा, मान के चलिए सूर्य, ये है सूर्य। इसको मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर जो है वो कौन चक्कर काट रहा है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो है वो चंद्रमा चक्कर काट रही है। तो ये है हमारा चंद्रमा, ये है पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी। ये सन, ये पृथ्वी, पृथ्वी, और ये वाला क्या चीज है? तो चंद्रमा है। अब दोस्तों देखिए क्या चीज हो रहा है। तो सूर्य जो है वह क्या कर रही है, किसको खींचने का काम करेगी? तो सूर्य भी पृथ्वी के ऊपर बल लगा रही है, खींचने का काम कर रही है। इधर बल लग रहा है। और चंद्रमा भी जो है वह क्या कर रही है? चंद्रमा को भी खींचने का काम कर रहा है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी का जो जल है, पृथ्वी पर जो जल है वह क्या हो जाता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा जाता है, और खींचने के कारण उठ जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, ठीक ना। तो ज्वारीय बल यही हो गया कि यहाँ पे जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के ऊपर बल लगा रही है, और पृथ्वी के ऊपर बल लगाकर उसको खींचने का काम कर रही है। और जब खींच रही है तो वहां हमारे पृथ्वी में जो मौजूद जल है वह क्या हो रहे हैं? ऊपर उठ जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि भूमि तो खींची नहीं चली जाएगी, जल जो है वो खींचा चला जा रहा है। खींचने का कारण ये जो है यहाँ की जो सतही, यहाँ जो जल है, अब जल जो है साथ में क्या हो जाता है? उठ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ज्वारीय बल कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि सूर्य जो है वह क्या कर रही है? चंद्रमा के ऊपर बल लगा रही है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के ऊपर बल लगा रही है। और चंद्रमा के बल के कारण ये जो पृथ्वी का पानी है वह क्या चीज हो जा रहा है? उठ जा रहा है। यहाँ का पानी ये जो है उठ जा रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं ना, ज्वार। चलिए दोस्तों, तो ये था आधार। अब आधार के बाद हम लोग मान्यता को देखते हैं ना, कि इसकी मान्यताएं क्या थी, कि जेम्स जीन्स ने अपनी परिकल्पना में क्या माना। तो दोस्तों जेम्स जिन ने अपनी परिकल्पना में मात्र दो चीजों को ही माना। अब दो चीज क्या क्या थे? तो स्टार वन, पहला था स्टार वन मान्यताएं, स्टार वन, और दूसरा था स्टार टू। फर्स्ट को क्या माना था? तो सूर्य, बोले कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें एक सूर्य है, और दूसरा क्या है? तो विशाल तारा है, विशाल तारा है जो सूर्य से कई गुना बड़ा था ना। विशाल तारा जो है सूर्य से कई गुना बड़ा था। तो मात्र दो चीजों को ही माना, स्टार वन इसको सूर्य माना, और दूसरा को क्या माना? तो विशाल तारा। ये थी इसकी मान्यताएं, इनकी मान्यताएं तो जेम्स जिन्स की। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इनका जो सिद्धांत था उसमें क्या चीज बताए। तो ये दोनों तारों के बारे में क्या बताया गया? सिद्धांत आगे आता है, सिद्धांत। देखिए सिद्धांत में क्या चीज बताते हैं? बोलते हैं कि दो स्टार थे, एक और एक, दो थे। इसको सन बोला गया और इसको साथी तारा बोला गया। अब क्या होता है? तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन के पश्चात विशाल तारा जो है सूर्य के पास से गुजरता है। फर्स्ट में क्या चीज बोला गया? इसी का नाम था विशाल तारा। क्या चीज बोला जाता है? कि विशाल तारा जो है किसके पास से गुजरता है? तो सूर्य के पास से गुजरता है।
सूर्य के पास से गुजरता है। विशाल तारा किसके पास से गुजरता है? सूर्य के पास से गुजरता है। अब जैसे ही सूर्य के पास से गुजरता है, जैसे ही सूर्य के पास से क्या होता है, ये सन है। अब जैसे ही ये स्टार है वो सन के पास से गुजरता है, सन के पास से जाता है। अब जाने के क्रम में क्या होता है, तो ये जो सूर्य था उसकी सतह से कुछ चीजों को उठा लेता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके सतह से कुछ चीजों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो फर्स्ट में क्या कि विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरता है। अब जैसे ही गुजरता है वैसे क्या होता है, तो गुजरने के पश्चात सूर्य के पदार्थों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर होती है कि चंद्रमा जब समीप होती है पृथ्वी के समीप, तब वह अपना गुरुत्वाकर्षण लगाती है और पृथ्वी को खींचने का प्रयास करती है। और खींचने के प्रयास के कारण हमारा जो जल है पृथ्वी का वह सतह से ऊपर उठ जाता है। उसी को हम लोग ज्वारीय कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो वैसा ही यह यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे बताते हैं कि जैसे ही साथी तारा जो है वह क्या करता है, सन के समीप से गुजरता है। और जब गुजरता है तो गुजरने के पश्चात सन के सतह से कुछ पदार्थ जो है इसके साथ खींचे चले आते हैं। और जैसे ही खींचते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाता है, तो एक फिलामेंट बन जाता है। ये खींचा जाता है, यहाँ से ये जो पदार्थ है वो क्या चीज हो जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा गया है। और खिंचाने से एक फिलामेंट बन गया। कोई चीज को पकड़ के खींचेंगे तो खिंचाएगा ना। जैसे कपड़ा है, कपड़ा को खींचेंगे, देखिए यहाँ पे तो खिंचा रहा है कि नहीं खिंचा रहा है, तो वैसा ही यहाँ पे ये खिंचा गया। अब खिंचाने से क्या होता है, तो यहाँ पे फिलामेंट बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। देखिए जैसे ये स्टार है, सन है, सन के पास से क्या होता है, ये साथी तारा आता है। और साथी तारा जैसे ही आता है वैसा ही क्या हो गया, तो बेचारा खिंचा गया। यहाँ से ये खिंचा गया, ये खिंचा गया। अभी खिंचा गया तो इसी को बोलेंगे हम लोग फिलामेंट, फिलामेंट। अभी ये जो फिलामेंट था वो काची हो गया, तो टूट गया और इसको खींच दिया। अभी कपड़ा है, इसको हम लोग खींचेंगे, और जोर से खींचेंगे, और जोर से खींचेंगे तो फट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे था कि साथी तारा जो है जैसे ही गुजरता है गुरुत्वाकर्षण और ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। और ज्यादा लगने के क्रम में ये जो बेचारा है कहा जाता है, खिंचा जाता है, अलग हो जाता है। अब अलग हो जाता है तो यही फिर क्या करने लगता है, सूर्य का चक्कर लगाने लगता है, सूर्य का चक्कर लगाने लगता है। कौन, तो ये फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद चक्कर काटने लगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट जो है कि पदार्थों को आकर्षित करता है। और आकर्षण के पश्चात सूर्य का सतही भाग कुछ उभर जाता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। अब फिलामेंट क्या हुआ, तो फिलामेंट टूट गया और टूटने के बाद वो जो सूर्य था उसका चक्कर लगाने लगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब फिलामेंट जो है वो क्या हो गया है, टूट गया है। फिलामेंट टूट गया। अब फिलामेंट टूटने के बाद वह सूर्य का जो क्या करने लगा, तो चक्कर काटने लगा, सूर्य का चक्कर काटने लगा। तो लिख सकते हैं हम लोग अगला पॉइंट में कि फिलामेंट टूटने के पश्चात सूर्य का चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया।
और यही फिलामेंट जो है धीरे धीरे ठंडा होता गया और धीरे धीरे ठंडा होकर किस में परिवर्तित हो गया, ग्रहों में परिवर्तित हो गया। जो ग्रह आज भी क्या कर रहे हैं, तो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। तो ग्रहों का निर्माण के संदर्भ में हमारे जो जेम्स जीन्स महोदय हैं उन्होंने क्या कहा कि दो स्टार थे, स्टार वन सूर्य था और दूसरा उसका साथी तारा था, विशाल था। वह क्या करता है, तो सूर्य के समीप से गुजरता है और समीप से गुजरता है तो उससे कुछ कण जो है खींच ले जाता है। जैसे हम लोग चलते रहते हैं, अब चलते चलते क्या होते हैं, हमारे समीप से कोई मान के चलिए स्पीड से एकदम गाड़ी गुजरी, तब क्या होता है, तो हमको लगता है कि चले जाएंगे ना, उड़ जाएंगे, साथ में ही खींचे चले जाएंगे। तो वही उसी टाइप से यहाँ पे होता है कि वो जो सूर्य साथी तारा था वह सूर्य का जैसे ही क्या करता है, समीप पहुंचता है, वैसा ही वहां का जो कुछ कण है वह क्या हो जाता है, तो खिंचा जाता है और खिंचाने के बाद वह फिलामेंट बन जाता है। खींच के फिलामेंट बन गया और फिलामेंट धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और टूट गया। टूटने के पश्चात सूर्य का चक्कर लगाने लगा, सूर्य का चक्कर लगाने लगा गोल गोल। और वही फिलामेंट जो है धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडा होने के पश्चात ग्रह में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फिलामेंट ठंडा होकर ग्रह का निर्माण करता है। ग्रह का निर्माण ये करता है। तो यही था इसका सिद्धांत। अब सिद्धांत के बाद हम लोग जानेंगे आगे क्या है। इसका थोड़ा सा फोटो भी बना लेते हैं। फर्स्ट में देखिए ये है सूर्य, ये है सूर्य। दो फोटो बनाएंगे इसमें, एक यहाँ पे और एक ऐसे बनाएंगे। ये है सूर्य और ये है इसका विशाल तारा, साथी तारा। ये है सूर्य और ये है साथी तारा। अब क्या हो रहा है, ये है इसका कक्षा, कक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यह जो है समीप आता है, किसके समीप आता है, इसका नाम लिख देते हैं। यह है सन, ये है सन और ये है साथी तारा। अब ये है क्या हो रहा है, तो सन के समीप आता है। जैसे ही सन के समीप आएगा, दूसरा फोटो में देखिए ये सन के समीप आ रहा है और सन के समीप जब आएगा, सन के समीप आ गया। अब सन के समीप जैसे ही आएगा वैसा ही क्या होगा, तो इसका जो फिलामेंट है वो खींचा आ जाएगा। किसके तरफ खिंचाएगा, तो स्टार के तरफ, ये जो साथी तारा है उसके तरफ खिंचाएगा ना। अब खिंचाने के बाद ये जो फिलामेंट है वो क्या चीज हो रहा है, तो और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण लगेगा तब क्या होगा कि ये फिलामेंट पूरा पूरा टूट जाएगा। और फिलामेंट टूटने के बाद क्या करने लगेगा, तो हमारा जो सूर्य है, ये वाला सूर्य, ये उसका चक्कर लगाने लगेगा। ये फिलामेंट है, टूटा हुआ फिलामेंट, ये क्या करने लगा, तो इसका चक्कर लगाने लगा सूर्य का। यही था इनके सिद्धांत में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या जानेंगे हम लोग इसकी विवेचना के बारे में, इसकी विवेचना के बारे में। देखिए, और इसमें एक चीज और बताया गया कि अभी जो वर्तमान में हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो ग्रह हमारे हैं, तो इसका जो यहाँ पे क्या बना था, तो जो फिलामेंट बना था वो इस आकार का था, इस आकार का। तो ग्रहों का जो साइज है इसी अनुसार से वो भी सजा हुआ है। जैसे उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये है सूर्य और क्या है, तो ग्रह है,
छोटा से शुरू हुआ, फिर बीच में क्या चीज हो गया, बड़ा हो गया। ये जो हमारा है ये है बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये क्या चीज है, क्षुद्र ग्रह है। ये बृहस्पति, ये शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो इसी प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या चीज है। तो आगे विवेचना। विवेचना का मतलब कि जो प्रारंभिक वैज्ञानिक थे और वर्तमान वैज्ञानिक हैं उनमें क्या तर्क वितर्क होता है। विवेचना, विवेचना का मतलब प्रारंभिक जो वैज्ञानिक थे उसमें और वर्तमान वैज्ञानिक में तर्क वितर्क। प्रारंभिक और वर्तमान वैज्ञानिक में तर्क वितर्क। क्या तर्क होता है, तो ग्रहों का आकार, ग्रहों का आकार जो जिस टाइप से बताया जा रहा था कि फिलामेंट के आकार के बने, बीच वाले जो ग्रह थे वे कैसे हुए, तो बड़े हुए, उसके बाद धीरे धीरे छोटे होते गए। शुरुआत के जो ग्रह थे वे छोटे हुए, धीरे धीरे बड़े होते गए बीच में जाकर। तो वो जो फिलामेंट का आकार था, इस आकार का, उसको भी मानते हैं जो आधुनिक हमारे वर्तमान वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हाँ ये जो ग्रह है वह इसी अनुसार से सजे हुए हैं ना, वह इसी अनुसार से क्या हुए हैं, सजे हुए हैं। तो पहला ये चीज माने। दूसरा क्या चीज माने उन्होंने, तो दूसरा बता रहे हैं कि हाँ जो पहले सूर्य था हमारा वो कैसा था, हमारी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था वो शुरू कैसा था, तो शुरू में ठंडा था ना, उसको मानते हैं। चलिए कि पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था थी वह कैसी थी, शीतल थी, उसके बाद धीरे धीरे गर्म हुई, तो फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। तो यही था इसका विवेचना। अब हम लोग जानेंगे आलोचना या फिर विरोध। कोई भी थ्योरी दिया जाता है तो उसकी आलोचना भी होती है, आलोचना जिसे हम लोग विरोध कहते हैं। तो एक है लेविस महोदय, फर्स्ट में कौन है, लेविस महोदय। लेविस महोदय क्या कहते हैं कि इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो हमारे अंतरिक्ष में ग्रह हैं, वह जो हमारे अंतरिक्ष में तारे हैं, ठीक ना, वो तारे के बीच दूरी इतनी अधिक होती है कि वह एक दूसरे को आकर्षित कर ही नहीं सकते। ये महोदय जो है लेविस महोदय, वे इनकी थ्योरी को गलत साबित करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमारा जो स्टार है वह स्टार इतना सामने नहीं है, इतना सामने नहीं है कि वह एक दूसरे को क्या कर सके, खींच सके, टाइडल फोर्स वहां पे ला सके, ठीक ना, ये बोला जाता है। तो ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में जो हमारे स्टार थे वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे और दूर होने के कारण यहाँ पे टाइडल फोर्स, आकर्षण की शक्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए इनका जो थ्योरी है उसे रॉन्ग साबित किया जाए ना, इसके गलत माना जाए। ये था लेविस महोदय का कहना। दूसरे आते हैं, एक उनका नाम है पेरिस्की महोदय। पेरिस्की महोदय, अब ये महोदय क्या कहते हैं, पेरिस्की महोदय कहते हैं कि ग्रहों की जो दूरी थी वह एक दूसरे से समान क्यों नहीं है, कि जो बुध की दूरी थी सूर्य से, मंगल की दूरी थी, वे सब एक दूसरे से, ठीक ना, कि सूर्य से जो बुध की दूरी है, फिर बुध से शुक्र की दूरी समान क्यों नहीं है, तो ग्रहों की दूरी समान क्यों नहीं है, ग्रहों की दूरी कैसी है, तो बराबर नहीं है। कौन बोलते हैं, पेरिस्की महोदय। अब क्यों नहीं है, दूसरा चीज यह पूछते हैं सवाल, किनसे पूछा जाता है, जेम्स जीन्स से, कि ये जो विशाल तारा था जिसकी बात आप कर रहे थे कि विशाल तारा जो है उस सामने से गुजरा और सामने से गुजरने के पश्चात क्या होता है, तो सूर्य की कुछ कणों को उठा ले जाता है, उसे खींचता है। तो ये जो हमारा विशाल तारा था वो विशाल तारा कहाँ चल गया, विशाल तारा गया कहाँ, कि विशाल तारा की जो अभी वर्तमान स्थिति है वह कहाँ पे है, विशाल तारा है कहाँ पे, तो इसके संदर्भ में पूछा गया। तो इनका जवाब भी यहाँ से नहीं मिल पाया।
चलिए, तो ये था इसकी आलोचना जिसका विरोध हुआ। लेविस महोदय क्या बोले कि हाँ, ये जो ग्रह है हमारे पृथ्वी पर, हमारे ब्रह्मांड में जो तारे थे वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे, और दूर होने के कारण वैसा कोई भी बल वहां पे संभव नहीं हो सकता है ना। दूसरा क्या है, पेरिस्की महोदय कहते हैं कि ग्रहों की दूरी समान क्यों नहीं है, और विशाल तारा जो था हमारा वो चला कहाँ गया। तो यही था इसकी आलोचना या फिर विरोध। अब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष में क्या बोला जा सकता है कि निष्कर्ष में हम लोग बोल सकते हैं कि निष्कर्ष कि आधुनिक युग में क्या हो रहा है, तो वैज्ञानिकों के बीच इतना ज्यादा तर्क वितर्क हुआ, ठीक ना, बहुत ज्यादा बातचीत हुआ, बहुत सारे खोजें हुई, जिससे ये जो परिकल्पना है वह क्या चीज है, तो आधुनिक युग में उतना ज्यादा सही नहीं माना जा सकता है, ठीक ना। अब क्यों नहीं सही माना जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में गहन अध्ययन किया गया, ठीक है। ये जो बताया गया हमारा विशाल तारा कहाँ चला गया, किस टाइप से उसका अंत हुआ, उसकी कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाई है। इसीलिए ये जो परिकल्पना था उसको क्या चीज बोला जाता है, तो यहीं पे इसका अंत हो जाता है। लेकिन ये जो परिकल्पना थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, ये बहुत हद तक आधुनिक परिकल्पनाओं में इसे भी शामिल किया जाता है। तो चलिए, ये था आज का क्लास हमारा, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक जरूर करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।